बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस में आज हम लोग यूनिट 8 के अंतिम थ्योरेटिकल पार्ट की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा क्लास आईसीटी के ऊपर बेस्ड होगा। तो आईसीटी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लीजिए। तो आइए फटाफट से क्लास को शुरू करेंगे और क्लास की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म है आईसीटी को लेकर के, तो आईसीटी की अवधारणा क्या है इसकी समझ होनी चाहिए। तो संक्षेप में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इस शब्द में टेक्नोलॉजी शब्द जुड़ा हुआ है। और चूँकि हम सभी लोग अवेयर हैं इस बात से कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम आज देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी से हम घिर चुके हैं, तो हमारा विद्यालय भी इससे अछूता नहीं है। अभी के समय में बहुत सारी चीज़ें आईसीटी के द्वारा हैंडल की जा रही हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि अब आपका अटेंडेंस भी ऐप के माध्यम से बनने जा रहा है। तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन है, उसकी जो अवधारणा है उसको समझ लेते हैं। कि नेशनल सेंटर फॉर प्रोग्राम लर्निंग ने शैक्षणिक तकनीकी की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की है। शैक्षणिक तकनीकी सिखाने की दशाओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है। वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है मतलब एप्लीकेशन है। जो सारी चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंटेड हो रही हैं, ठीक है, उसी को हम एप्लीकेशन कहते हैं, अनुप्रयोग कहते हैं। उसका जो प्रयोग हो रहा है अभी के वर्तमान समय में, जिसके द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण को प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आईसीटी के इंक्लूजन से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, ठीक है। तो शिक्षण और प्रशिक्षण इन दोनों की प्रभावशीलता में वृद्धि देखी जा रही है। आप कुछ ट्रेनिंग सेशन में अभी हाल फिलहाल में गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि आईसीटी का यूज किया जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, डिजिटल बोर्ड आपने देखा होगा, उस पर पीडीएफ डिस्प्ले कर दिया जाता है। और जैसा कि आप बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में देखते होंगे, ठीक है, हमारा ही क्लास है, तो ये भी एक आईसीटी का एक नमूना है, एक मॉडल है। तो प्रशिक्षण और शिक्षण इन दोनों की प्रभावशीलता को और दक्षता को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। प्रभावशीलता मतलब कि आप बच्चों को जिस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। जो फैक्ट्स होंगे, जो आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप अगर चलाना चाहते हैं, तो इन सभी को मर्ज करके आप एक पूरी तरह से एक समग्र क्लास का निर्माण कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। वहीं दक्षता की बात करते हैं, तो दक्षता का मतलब क्या होता है? कुशलता आ जाना। तो जब आप प्रशिक्षण में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अगर आईसीटी के माध्यम से बताया जाता है, और साथ ही साथ प्रशिक्षण के बाद अब क्या किया जाता है, गूगल फॉर्म्स दिया जाता है, वहाँ पे आपके फीडबैक लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवा लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित सिद्धांतों के बिना शैक्षणिक तकनीकी का अर्थ सीखने की दशाओं में सुधार के लिए अनुभव आधारित प्रयोग तक ही सीमित है। कुछ शिक्षाविद हुए, उन्होंने क्या कहा इसको भी समझ लेते हैं। डेरिक उनविन 1969 में इन्होंने अपनी यह थ्योरी दी। इन्होंने शैक्षणिक तकनीकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह शिक्षण और प्रशिक्षण के अपेक्षित मांगों के अनुसार तकनीकी कुशलताओं का प्रयोग है। निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे आईसीटी का इंक्लूजन बढ़ता जा रहा है। अब प्राइमरी लेवल पर भी स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं। प्राइमरी लेवल पे स्मार्ट क्लास की आवश्यकता को समझा जा रहा है, और वहाँ भी बहुत जल्द सारे विद्यालय में इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के समय में कुछ प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास भी लगाए गए हैं, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले क्लास 9-10 के लिए हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा कि स्मार्ट क्लास लगाए गए। तो जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, आवश्यकता आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आईसीटी का इंक्लूजन होगा। और केवल शिक्षण के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अब तो बहुत सारे कार्य जो है ऑनलाइन होते हैं। चाहे आपका ई शिक्षा कोर्स ऐप पे स्टूडेंट्स का डिटेल एंट्री करना हो, इसके पहले मेधा सॉफ्ट पे एंट्री की जा रही थे, है ना, अभी भी मेधा सॉफ्ट पे एंट्री की जा रही है। तो मेधा सॉफ्ट के द्वारा आप ई शिक्षा कोर्स ले लें। आपके नोट कैम से तस्वीरें खींची जा रही हैं, जिस पे आपका जियो टैगिंग होता है, ठीक है, जियोग्राफी का
मतलब कि वहाँ पे आप जिस भी स्थान पे खड़े हैं, जिस जियोग्राफिकल प्लेस पे आप खड़े हैं, उसका लॉन्गिट्यूड, उसका लैटिट्यूड, उसका टाइमिंग, वो सब वो रिकॉर्ड करके तस्वीर लेता है और वही तस्वीर आपका प्रूफ होता है कि आप उस टाइम पे उस जगह पे उपस्थित थे, है ना। GOM लेथ 1975 में इन्होंने यह परिभाषा दी। इन्होंने परिभाषित किया है कि शैक्षणिक तकनीकी सीखने एवं सिखाने की दशाओं से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसका लक्ष्य शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता एवं दक्षता में वृद्धि करना है। सेम वही परिभाषा जो नेशनल सेंटर ने दी है। इसके बाद यूनेस्को के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, यूनेस्को के अनुसार तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का विविध सेट जो सूचना प्रसारित करने, स्टोर यानी कि भंडारित करने, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को केवल शेयर ही नहीं करते बल्कि उसको सेव करके रखते भी हैं। साझा करने यानी कि शेयर करना, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाता है तो व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर दिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, वीडियोज आ जाती हैं तो उसको हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं। बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे शेयर की जाती हैं सारी चीज़ें। यह आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। सूचना एवं संचार तकनीकी है। तो यूनेस्को ने क्या कहा है कि तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का विविध सेट जो सूचना प्रसारित करने, स्टोर करने, साझा करने और आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये सब क्या है, सूचना एवं संचार तकनीकी है। सूचना का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन और संचार का मतलब हो गया कि संप्रेषण, है ना। हम अपनी बातों को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं या कहीं कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसका समाचार हम किसी माध्यम के द्वारा घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं तो वो संचार व्यवस्था हो जाती है ना। तो सूचना और संचार ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के संग्रह, निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान में काम आते हैं। इनका क्या क्या यूज़ है, उपयोग है। तो सूचना का संग्रह करना, है ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं अपने मेमोरी कार्ड में। मेमोरी कार्ड भी पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क आते थे, ठीक है। उसके बाद उसमें चेंजेज आया, हार्ड डिस्क का VCR, पुराने समय में लोग सिनेमा देखते थे। और उसके अलावा अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे विकास होता गया। पहले ग्रामोफोन आया, ग्रामोफोन के बाद फिर टेप रिकॉर्डर आया, टेप रिकॉर्डर के बाद VCR आ गया, VCR के बाद आपका CD DVD आया, अब हार्ड डिस्क आ गया है। अब तो उससे भी आगे SD कार्ड आ गया है ना। तो अब मोबाइल में देखते हैं हम, छोटा छोटा कार्ड रहता है, चिपसेट, और उसमें 256 GB 512 GB का डेटा स्टोर हो जा रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसमें निश्चित रूप से सुधार होते जा रहा है और ज़्यादा वो एडवांस होते जा रहा है। तो यानी कि ये क्या कर सकता है, तो सूचना का संग्रह कर सकता है, निर्माण कर सकता है, विभिन्न चीज़ों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे अगर PPT बनाना हो तो हम इसका यूज करते हैं, किसी तरह का बुक राइटिंग करना हो वो हम कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाना हो उसका PDF तैयार करना हो वो कर सकते हैं, वीडियोस बनाने हो, फ़ोटो कलेक्ट करना हो, फ़ोटो को इम्प्रोवाइज़ करना हो, फ़ोटो में एडिटिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, इन सारी चीज़ों के निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन में, है ना, सिंपली रूप से हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले के लिए ICT की आवश्यकता होती है। आदान प्रदान में एक दूसरे से लेना देना है तो उसके लिए बहुत तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा पहले ब्लूटूथ से शेयर किया जाता था, अब बहुत सारे एडवांस ऐप आ गए हैं, जैसे शेयर मी आ गया, शेयर इट आ गया, है ना, नियर बाय शेयर, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन रहते हैं मोबाइल टू मोबाइल में। आप देखेंगे उससे बहुत ही तेज़ी से आप अपने फाइल्स को एक दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके तहत रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क आते हैं। तो ये सब जो है ICT के अंग हैं, है ना। पहले स्कूल में रेडियो भेजा गया था, हर एक स्कूल में एक एक रेडियो, मेरे स्कूल में भी बहुत पुराने समय का रेडियो रखा हुआ था। तो रेडियो पर एक क्लास भी प्रसारित होता था, इंग्लिश में क्लास प्रसारित होता था, उसको बच्चों को सुनाया जाता था रेडियो के माध्यम से। फिर रेडियो आउटडेटेड हो गया, फिर आ गया टेलीविज़न, स्मार्ट क्लास के रूप में टीवी का LCD लगा दिया गया।
फिर उससे भी आगे एडवांस लेवल पे अभी स्मार्ट क्लास चला है, इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर सिस्टम आ गए हैं, लैपटॉप आ गया है, टैब आने वाला है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वो हम देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होते चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके तहत आती है, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेट नेटवर्क अभी के समय में है, क्योंकि इसके बिना सारी चीज़ें अधूरी हैं, है ना। ना कुछ आप कहीं भेज सकते हैं, ना कहीं से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीटी के अवयव को समझ लेंगे। आईसीटी के दो प्रमुख अवयव होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आप मोबाइल का एक एग्जांपल लीजिए, तो जो आपका मोबाइल का ढांचा है, ठीक है, वो जो कठोर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसमें कुछ तोड़फोड़ हो जाती है, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। और जिसको आप केवल देख सकते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसमें आप कुछ एडिटिंग करना हो तो उसके लिए उसके वहाँ पे प्रोग्रामिंग में जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। जितना भी एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, गूगल हो गया, आपके जितने ऐप्स हैं, है ना, कैलकुलेटर होता है, कैलेंडर होता है, बहुत तरह के गेम वाले ऐप होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का फंक्शन वाला ऐप होता है। जैसे एमडीएम का कैलकुलेटर आपने देखा होगा, जिससे हम एमडीएम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत तरह के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, डिक्शनरी भी आता है, हिंदखोज का डिक्शनरी आता है, जिससे आप आसानी से बहुत सारे जो नए नए कठिन शब्द आते हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आते रहता है, उसको आप सीख सकते हैं। जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग आप नहीं जानते हैं उसका हिंदी आप वहाँ ढूंढ कर उसका पता कर सकते हैं। तो बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं, बहुत तरह के एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ हम लोग करते हैं, है ना। तो उसमें MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। फिर DTP में चले जाइएगा तो वहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या क्या आ जाता है, फ़ोटोशॉप आ जाता है, आपका पेज मेकर आ जाता है, कोरेल ड्रॉ आ जाता है, टैली का सॉफ्टवेयर होता है जो अकाउंटिंग में हेल्प करता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग सिंपली ध्यान रखेंगे कि इसके तहत विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को बहुत ही शीघ्रता एवं सटीकता के साथ करने में हमारी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन पर चलने वाले सभी तरह के एप्लीकेशंस, कंप्यूटर पर कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि। और हार्डवेयर, जैसा कि अभी हमने कहा कि इसके तहत ICT के विभिन्न उपकरणों के पुर्जे आते हैं, ठीक है, जैसे कि मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, साउंड सिस्टम इत्यादि। अगर ये सब खराब हो जाता है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, इसमें सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर सॉफ्टवेयर गड़बड़ाता है तो फिर उसको कोई प्रोग्रामर ठीक करता है। ICT का विद्यालय में प्रयोग, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक तो आप अकादमिक क्षेत्र में, एकेडमिक्स में आप इसका इस्तेमाल करते हो, दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र में, ठीक है। तो सबसे पहले अकादमिक क्षेत्र में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कम है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा विस्तृत है, जिसको अच्छे से समझेंगे। अब इसमें देखिए ऑनलाइन अधिगम है। तो ऑनलाइन अधिगम जब से कोविड आया तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो शिफ्ट कर गया ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन अधिगम एक ऐसा इम्पोर्टेंट टर्म है जो अभी वर्तमान समय में भी अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। कोविड ख़त्म होने के बाद भी अब जो है बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स आप देखेंगे जहाँ पे एक से एक कंटेंट आता है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर क्लासेस लाते हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्था जो हैं वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए हैं। उनका काम ऑनलाइन लर्निंग को इम्प्रूव करना है और इनके माध्यम से अच्छे कंटेंट आप देख पाएंगे। आज के समय में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, मतलब कि ट्यूशन फीस उसे नहीं देनी होगी। बाकी मोबाइल में इंटरनेट पैक के लिए तो पैसा लगेगा ही, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन ट्यूशन फ़ी उसका बच सकता है बशर्ते वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे। तो ऑनलाइन मटेरियल अभी इतने सारे हैं जिसका यूज़ करके कोई भी बच्चा अपनी तैयारी को अच्छा कर सकता है। ई अधिगम
ई अधिगम भी वही हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को ई अधिगम कर दिया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो आपका ऑनलाइन जितना वीडियो कंटेंट है वो आता है। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारा आर्टिकल मिल जाता है, वो सारा ई अधिगम में आता है। ठीक है, ई लर्निंग में। स्मार्ट क्लास की बात हम लोगों ने की अभी। स्मार्ट क्लास हम सभी के स्कूलों में अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने लगा है और लगभग 2-3 साल के अंदर देखिएगा कि सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लास आ जाएगा। मूक्स क्या है इसको समझ लीजिए। MOOCS, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, यानी कि ओपन ऑनलाइन मोड में आपको बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जहां से आप सीख सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है मूक्स। अब इसके अंतर्गत स्वयं पोर्टल आ जाता है, आपका जो दीक्षा पोर्टल है वो आ जाता है, निष्ठा पोर्टल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओपन ऑनलाइन रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मूक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। OER को भी समझ लीजिए। OER ऑनलाइन या ओपन, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसोर्सेस। ओपन ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेस OER के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ है NROER। N फॉर नेशनल, R फॉर रिपोजिटरी, O फॉर ओपन, E फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। तो इसके अंतर्गत NCERT का आप वेबसाइट चेक कीजिएगा तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या ऐसे एप्लीकेशंस आप कह सकते हैं जो व्यापक पैमाने पे कई प्रकार के शिक्षा से जुड़े कंटेंट को अवेलेबल करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो सारे कंटेंट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वो सारे OER के अंतर्गत आते हैं। अब उसके एक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रिपोजिटरी बना दी गई है जहाँ से कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट उस डेटा को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकता है, उसका इस्तेमाल अपने पढ़ाई में कर सकता है। तो उसको कह दिया गया नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ओपन सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको क्लोज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका दूसरा नाम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी होता है। ओपन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कुछ अंतर होते हैं, इसको समझ लीजिएगा। और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन ओपन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ओपन सॉफ्टवेयर में वे सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल होते हैं, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना होता है। और अगर कोई प्रोग्रामर है, उसे प्रोग्रामिंग करनी आती है, तो वह उस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में, जो ओपन सॉफ्टवेयर है उसके प्रोग्रामिंग में जा कर के, उसके सोर्स कोड में जा कर के अपने मन से कुछ परिवर्तन कर सकता है। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब इसका उदाहरण लेंगे, इसका उदाहरण है लिब्रे ऑफिस।
अगर आप में से किन्हीं के विद्यालय में स्मार्ट क्लास लगा होगा प्रोजेक्टर वाला, तो आप लोग उसमें देखिएगा कि उसका जो सिस्टम है वो उबंटू के द्वारा चलाया जाता है। उबंटू वो MS ऑफिस पे बेस्ड नहीं है, वो लाइनक्स बेस्ड है, ठीक है। और इसको ऑपरेट करता है उबंटू। और इसके अंतर्गत आप देखिएगा, अब जैसे कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे MS ऑफिस चलाते हैं, ठीक है, MS वर्ड चलाते हैं, तो वही सारा फंक्शन लिब्रे ऑफिस पे होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे फंक्शन को चेंज कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन होता है इसको चलाना, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये सस्ता होता है। इसीलिए जो कंपनी टेंडर लेती है वो क्या करती है, लाइनक्स बेस्ड उबंटू सॉफ्टवेयर डाल देती है, लिब्रे ऑफिस वगैरह को उठाया और डाल दिया उसमें। उसका कोई फ़ी वगैरह नहीं लगता है, बस कुछ दिन पे वो आ जाएंगे आपके स्कूल में मेंटेनेंस करने के लिए एक बार, और वो क्या करेंगे, फॉर्मेट मारेंगे, नया सॉफ्टवेयर वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके चढ़ा देंगे, चले जाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस हो गया लिनक्स, जिसके अंतर्गत उबंटू की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ब्लेंडर है, इसके अलावा पाइथन है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सब ओपन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि MS ऑफिस, आप MS ऑफिस कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ता है और इसके लिए बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई महंगा लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर इनबिल्ट आता है, वो लिख करके देता है कि इसके अंदर MS ऑफिस इनबिल्ट है, यानी कि उसका पेमेंट आपसे लिया जा रहा है, तभी उस लैपटॉप का दाम बढ़ जाता है। तो MS ऑफिस हो गया। इसके अलावा आप पेज मेकर ले लीजिए, टैली ले लीजिए, DTP के अंतर्गत आने वाले जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। उसमें कोरेल ड्रॉ है जिस पे लोगो वगैरह बनाया जाता है, बुक डिजाइनिंग की जाती है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटर आपने सुना होगा, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है और उस पर वो अपना मालिकाना हक जताता है तो वह उसका मालिक हो जाता है, उसको प्रोप्राइटर करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि MS ऑफिस बिल गेट्स ने बनाया है, तो बिल गेट्स के पास उसका क्या है, प्रोप्राइटरी हक है और वह उसको बेचता है, उसी से पैसा कमाता है। तो अगर वो फ्री में अवेलेबल करवा देगा तो उसका नेटवर्थ गिर जाएगा, और दुनिया का जो टॉप लेवल में अमीरों की सूची में आता है वो फिर नीचे चला आएगा। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं, जिस पे पैसा लगता है, जिससे आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और दूसरा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ओपन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एग्जामिनेशंस में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को देखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्र में। तो प्रशासनिक क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, BC के द्वारा आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारे टर्म्स को, अब बहुत सारी समस्याओं को के ऊपर जो है BC में चर्चा की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है BC के माध्यम से। तो इसी को शॉर्ट में BC कहते हैं और फुल फॉर्म इसका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराई जा रही है। अब ऐप ला दिया गया, इस ऐप के माध्यम से जैसे आप स्कूल में जाएंगे, ऐप ओपन होगा, आप उस पर अपना मार्क अटेंडेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो खुलेगा, वो आपकी फ़ोटो लेगा, जियो टैगिंग लेगा, सारा वो सेंड कर देगा ऑफिस में। तो ये क्या हो गया, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो गया। ये प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है रियल टाइम ट्रैकिंग भी वही हो गया। इसके अलावा आपने गूगल मैप्स वगैरह देखा होगा, वहाँ पे रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। आप जा रहे हैं कहीं भी, आप गूगल मैप पे अपना ऑन कर लीजिए, वो दिखाते रहेगा, है ना, कितना दूरी आपने तय किया, कितनी दूरी अब बाकी है, कहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेना है, कहाँ पे राइट टर्न लेना है, वो सब बताता है। वो क्या, रियल टाइम ट्रैकिंग है।
डेटा मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, रिज़ल्ट प्रकाशित करना है, रिज़ल्ट का एनालिसिस करना है, ये सारा डेटा मैनेजमेंट के अंतर्गत चला जाता है। अब तो एक स्कूल के लेवल पे ये मैं बातें बता रहा हूँ, बड़े लेवल पे सोचिए जहाँ पे पूरे राज्य भर से रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाता है तो कितने बड़े लेवल पे काम होता है। किसी बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है तो उन सारे एग्ज़ाम्स का डेटा कलेक्ट करके रखना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसके संबंध में उसको फिर प्रकाशित करना, ये सारा डेटा मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो बहुत मैसिव लेवल पे आईसीटी के माध्यम से बहुत सारे वर्क को किया जाता है। छात्र विवरणी जमा करने आदि में, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये शिक्षा कोष के माध्यम से, मेधा सॉफ्ट के माध्यम से हम छात्रों की विवरणी को हर एक साल वहाँ पे सबमिट करते हैं, फिर वो वहाँ पे स्टोर होकर के रहता है, फिर उसी के द्वारा फिर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। उसमें सब सारा डेटा देना पड़ता है स्टूडेंट से रिलेटेड, है ना। तो एकेडमिक और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों ही क्षेत्र में आईसीटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इसका प्रयोग और ज़्यादा बढ़ने की ही संभावना है। अब इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट एब्रीविएशंस को देख लेते हैं। आईसीटी रिलेटेड इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस, BIOS, BIOS, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके CPU में होता है। जो कंप्यूटर का CPU होता है वो दरअसल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके अंतर्गत बहुत सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, उसमें फिर सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है, तब जाकर के आपका कंप्यूटर वर्क करता है। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी डिस्क से चलने वाले सिस्टम हैं। DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जब किसी को गूगल पे अकाउंट बनाना होता है ना अपने बिजनेस का, तो उसमें DNS आता है, डोमेन नेम सिस्टम। आप किसी तरह के वेबसाइट को अगर बनाना चाहते हैं किसी बिजनेस से के पर्पज़ से, तो फिर आपको वहाँ पे DNS लेना पड़ता है और वो परचेज करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम उसको कहते हैं। फिर ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फॉरट्रान, ये फार्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म है। फॉर से फार्मूला हो गया, ट्रांस से ट्रांसलेशन। FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। GIF उस तरह के इमेज को कहते हैं जिसमें एनिमेशन लगा होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को मॉर्निंग विश करना हो तो GIF विश करते हैं, जिसमें कुछ एनिमेशन लगा होता है। ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे जी छूट गया है, इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GPRS होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसका फुल फॉर्म। GSM, मोबाइल में आप लोगों ने देखा हो GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है। HTTP, जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वहाँ पे HTTP और TTPS ये दोनों लगा होता है, तो दोनों को याद रखेंगे। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S लगा दिया जाता है उसमें, तो वो सिक्योर हो जाता है। यानी कि वैसे वेबसाइट जिसमें HTTP के साथ S लगा होता है वो सिक्योर होता है। आप उसको जब खोलेंगे तो आपके मोबाइल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। वहीं जिसमें S नहीं लगा होगा और वैसे वेबसाइट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो पहले तो आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है वो आपको कॉशन देगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए सेफ़ नहीं है, दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर, है ना। उसके बाद अगर आप खोलना चाहते हैं अपने रिस्क पे तो आप खोल सकते हैं, अदरवाइज वापस आ सकते हैं। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिक कोडिंग लैंग्वेज होती है। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। अभी ये कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है, लैपटॉप सिस्टम में भी लगा होता है, लेकिन अब HDD के जगह पर बहुत सारे जो आधुनिक लैपटॉप हैं उनमें SD कार्ड आ गया है। इसके बाद है इंटेल आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आपके पास सिस्टम होगा तो उसके ऊपर लोगो लगा होगा इंटेल का। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है।
JPEG, किसी भी पिक्चर को आप देखेंगे तो वो JPEG फॉर्मेट में होता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। OMR का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए होंगे, और ये जो आपका प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम है ये भी OMR शीट पे लिया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर के फॉर्म में उसको बनाया जाता है। उस तरह से जब आप उसका आंसर जो है वो गोला कर के देते हैं, रंग करके देते हैं, फिर वो जब उसको स्कैन किया जाता है ना, स्कैनर से उसमें सिस्टम लगा होता है, वो क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे उसमें डाटा फीड रहता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो OMR शीट पे किए गए गोले को रीड करता है और उसके आधार पर रिजल्ट एकदम 2 से 3 सेकंड में बना करके देता है। तो बहुत ही फास्ट काम करता है। PDF से सभी लोग अवेलेबल हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसका फुल फॉर्म नेम है। कुछ और इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये इमेज का अभी के समय का सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है PNG। और PNG में क्या होता है ना कि बैकग्राउंड नहीं रहता है, केवल आपको इमेज दिखेगा। जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहेंगे केवल इमेज पेस्ट होता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं आता है। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसी भी मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा होता है। ये प्राइमरी मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। जो भी मेमोरी पहले जाती है वो रैम में जाती है, रैम के थ्रू फिर रोम में जाती है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD कार्ड, जैसा कि मैंने भी बताया कि अब जो वर्तमान समय में आधुनिक लैपटॉप बन रहे हैं, आप उसमें देखिएगा SSD कार्ड लगा होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव कार्ड्स लगे होते हैं। अब उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं लगा होता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी वेबसाइट से संबंधित एक टर्म है। USB डेटा केबल सबके पास होगा, उसके बिना आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना। आप मोबाइल को अगर किसी चीज़ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए USB की ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म पावर सप्लाई प्रदान करता है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलने में। इसके बाद है वायरस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, ये इसका फुल फॉर्म है वायरस का। आप जानते हैं कि वायरस किसी भी सिस्टम में आता है तो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। VGA, वीडियो ग्राफिक एरे या फिर विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन थे ICT से रिलेटेड। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने अधिक से अधिक साथियों तक रिकमेंड करेंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।